युवा संवाद कार्यक्रम में एक तरह से अब आगामी यात्रा के लिए सारे सूत्र आपके हाथ में दे करके विभाग आपके साथ जैसा आप चाहेंगे वैसे कदम से कदम बढ़ाने को तैयार है। मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके ऊर्जा वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण चरण में शुरुआत होने जा रही है युवा संवाद की, जिसमें संवाद होगा युवाओं का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संवाद का शुभारंभ करें। चिंतक, विचारक व सबसे महत्वपूर्ण एक प्रेरक जो हमारे प्रदेश की युवा शक्ति को और मजबूती दे रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। निवेदन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वे शुभारंभ करें युवा संवाद का। भारत माता की, अरे जय ऐसे बोलते हैं क्या युवा? भारत माता की। अब मैं शुरू करूं कि आप शुरू करेंगे बेटी? माननीय मुख्यमंत्री जी, निसंदेह कठिन परिश्रम ही वास्तव में विद्यार्थियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसी कठिनाइयों से लड़कर सफलता प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्रदेश के छात्र छात्राएं आपसे चाहते हैं। इसी संदर्भ में प्रमुखता प्रश्न किए हैं बैतूल की कृतिका चौरसिया, ग्वालियर की सिमरन वर्मा एवं कटनी की अभिलाषा निषाद ने। मैं अनुरोध करूंगी नर्मदापुरम संभाग के बैतूल जिले से जेएच शासकीय महाविद्यालय बैतूल की छात्रा कृतिका चौरसिया से, जो अभी हमारे बीच कशुभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में उपस्थित हैं, कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछें। आग्रह कृतिका चौरसिया, बैतूल से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, नमस्कार। नमस्कार बेटी। मैं कृतिका चौरसिया, बीएससी तृतीय वर्ष माइक्रोबायोलॉजी, जेएच कॉलेज बैतूल की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि परीक्षा में सफलता और अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है परीक्षा के समय। सबसे पहले तो मैं कृतिका और सभी मेरे प्रिय भांजियों को और लाडली भांजियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक बात और है, केवल मातृ रूपेण नहीं, हम एक प्रार्थना और करते मां से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक और प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछा है, सचमुच में नवरात्रि में बैठ कर सोचो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं ना हो, क्षमताएं ना हो। हमें से हर एक अद्भुत है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को भगवान ने टैलेंट सबको दिया है। कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि चीन चीन के बुद्धि बांटी, इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। जो दिया वो सबको दिए, कोई कमजोर नहीं है। और इसको अंतरात्मा में बसा लेना। और किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, चाहे वो परीक्षा हो या जीवन का अन्य क्षेत्र हो, कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। पहली चीज, सफलता का पहला मंत्र आत्मविश्वास। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मैं दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। और ये सब में है। देखिए, जितने भी महापुरुष ये बात देख लें, मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, मोहन जी मैं आपको बधाई देता हूं, अपने फर्स्ट ईयर में रामायण जी को कोर्स में सम्मिलित करने का काम किया था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो मायके चली गई
तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। अब मुख्य दरवाजा बंद था तो कहते हैं कि जैसे तैसे वो दूसरी मंजिल पे ऊपर चढ़े, कोई कहते हैं रस्सी पकड़ के चढ़े, कैसे चढ़े, लेकिन वो अपने पत्नी के पास पहुंच गए और जगाया तो पत्नी ने कहा, अरे आप इतनी रात में आए कहां से? दरवाजा तो बंद था। बोले मैं तो यहीं से ऊपर चढ़ गया रस्सी पकड़ के। लोग कहते हैं उस समय सांप लटका हुआ था, उससे पकड़ के चढ़े, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन तब उनकी पत्नी ने, रत्नावली नाम था, उनसे ये कहा कि लाज न आबहु आपको, दौड़े आयऊ नाथ, दौड़े आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। और एक बात और कही कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना अगर भगवान राम से करते, भगवान से करते, परमात्मा से करते तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाती, तुम संसार सागर से पार उतर जाते। अब बात तुलसीदास जी को लग गई। उसके पहले वो लेखक नहीं थे, कभी नहीं थे, राम बोला थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए रामचरितमानस नहीं अनेकों ग्रंथ लिख दिए। मतलब क्या? कि क्षमता तो थी तुलसीदास जी में, उस क्षमता का प्रकटीकरण नहीं हो रहा था। कालिदास जी के बारे में भी आप जानते होंगे, कहते हैं कि पहले तो उनको बुद्धिमान नहीं कहते थे। मैं मूर्ख शब्द नहीं कह रहा, लेकिन उनको बुद्धिमान मानते ही नहीं थे। लेकिन महाकवि कालिदास बने। एक नहीं, दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं कि जिन्होंने, महात्मा गांधी, विश्व बंद है बापू, प्रारंभ में कोई बहुत टैलेंट था उनमें, या बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड में लिस्ट होते थे, ये बात नहीं थी। लेकिन अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर वो कहां पहुंचे आपने देखा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे बेटे बेटियों कि आप में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। सवाल यह है कि आप उसको पहचान के उसका प्रकटीकरण करते हैं कि नहीं करते। भगवान ने ये दिमाग सबको दिया है, बुद्धि सबको दी है। अब कई लोग देखो परीक्षा के बारे में सोचें, कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है और दिनों रात परिश्रम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं क्या मतलब यार, थर्ड बाय ग्रेस भी चलेगा, तो वो तो ध्यान से फिर पढ़ते ही नहीं है। मैं अपना उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं दिन रात नहीं पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तो मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकता था, केवल पढ़ाई पर रहता था, किताब पर रहता था। देखो हम यहां बैठे हैं, कई हम में से ऐसे हो सकते हैं, शरीर से तो यहां बैठे हैं, लेकिन हो सकता है मन टॉप एंड टाउन के आसपास भटक रहा हो, घर के कोई और दृश्य को देख रहा हो, किसी मित्र की याद आ रही हो। जब हम शरीर के साथ मन हमारा यहां नहीं होता, बुद्धि हमारी यहां नहीं होती, तो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मामा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एकाग्र चित्त होते हैं, शरीर भी यही है, मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, तो आपके इस बुद्धि रूपी कंप्यूटर में हर चीज ऐसी फीड होती है कि जब आप सोचते हैं तो वैसी की वैसी दिखाई देती है। एकाग्र चित्तता। मैं जब परीक्षा में पेपर देने जाता था, तो मैं सच बता रहा हूं, आज आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके पहले शेयर नहीं किया। मैं पढ़ता इतने ध्यान से था कि कोई प्रश्न आता था तो मुझे किताब में लिखी हुई वो लाइन दिखाई दे जाती थी, और कई बार 92 है पेज नंबर की, 93 है, वो तक दिख जाता था कि मैंने ये पढ़ा था और मैं लिख देता था। आप भी कर सकते हैं। एकाग्र चित्त होकर अगर हमने ध्यान लगा लिया तो चमत्कार हम कर सकते हैं। अगर हम डूब के पढ़ाई करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और इसलिए परीक्षा के संदर्भ में अगर आप कहें तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक समय एक काम, जब पढ़ना है तो केवल पढ़ो, हर तरफ से मन और बुद्धि को हटा के केवल किताब में लगा दो, हर चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। और रट्टू तोता मत बनो, चीज को समझने की कोशिश करो। एक बार समझ ली तो भाव और शब्द अलग हो सकते हैं, तुम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। और मुझे पता है, आज लगभग मुझे पता है 16.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। तुम में से हर एक अद्भुत और अनोखा है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। तो पहली चीज आत्मविश्वास, दूसरी एकाग्र चित्तता कि मैं जिस समय जो कर रहा हूं वही करूंगा। लक्ष्य तय करो, रोड मैप बनाओ,
और उस पर मन और बुद्धि लगा के चल जाओ, सफलता सुनिश्चित है। कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निसंदेह आपके प्रेरक वचनों ने प्रदेश के युवाओं को एक नई सकारात्मक दिशा प्रदान की है। माननीय, शिक्षा ही समाज के विकास की मुख्य धुरी है। बिना शिक्षा के सुसमृद्ध समाज की कल्पना करना भी असंभव है। इसी विषय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राएं आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिसमें प्रमुखतः छतरपुर की खुशी करवरिया एवं नीलेश तिवारी, भिंड की लक्ष्मी भदौरिया, गुना की छाया तिवारी, चंबल की नेहा कुशवाहा एवं छतरपुर की पुष्पा कुशवाहा शामिल हैं। मैं आग्रह करूंगी सागर संभाग के छतरपुर जिले से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की खुशी करवरिया से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह खुशी करवरिया, छतरपुर से। खुशी बेटी खुश रहो हमेशा। वैसे तो नामी में खुशी जुड़ी हुई है, लेकिन खुशी नहीं, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर अभिवादन। मैं खुशी करवरिया, यूटीडी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जिला छतरपुर संभाग सागर एमए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। श्रीमान जी से मेरा यह प्रश्न है कि बहुत सी छात्र एवं छात्राएं हैं जो एमबीए करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक समस्याओं के कारण वे असमर्थ हैं। इस हेतु मैं आपसे विनय पूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए शासन की क्या योजनाएं हैं एवं आपकी सरकार निर्धन छात्र छात्राओं की सहायता हेतु किस प्रकार से प्रयासरत है। महोदय, इस संबंध में कृपा करके हम समस्त छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। खुशी बेटी, कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रहे, क्योंकि एक बात तो मैंने पहले कह दी कि टैलेंट तो सब में है। अब टैलेंट है लेकिन एडमिशन भी हो गया, लेकिन एडमिशन होने के बाद फिर फीस का इंतजाम कैसे करें, यह एक बड़ी समस्या थी। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पहले हमने, जो हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां भी हैं, उनको निःशुल्क किताबें मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, दूसरे गांव जाए तो साइकिल मिले। फिर दिमाग में ये आया कि 12वीं में अगर बेटी अच्छे नंबर ले आए तो हमने 2 योजनाएं बनाई थी। एक योजना बनाई थी कि जो 75% से ज्यादा बीच में मार्क्स लेके आएंगे या सीबीएसई में 85% से ज्यादा, उनको लैपटॉप देने की योजना। इस बार कोविड के चक्कर में वो रह गई थी, इस साल फिर उसको चालू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक योजना बनाई थी गांव की बेटी योजना। लगभग 1,76,000 बेटियों को इस साल भी लाभ दिया है। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 60% से ज्यादा मार्क्स लेके जो जो बेटियां आती है, उनको 5,000 रुपए की विशेष राशि दी जाती थी। लेकिन इसके बाद मेरे मन में आया कि शिवराज, सवाल केवल इतना नहीं है। अगर किसी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, आईआईएम में हो जाए, आईआईटी में हो जाए, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में हो जाए और उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए, और पैसे पास ना हो तो क्या करें। एक रास्ता था कि बैंक से लोन ले लें, एजुकेशन लोन। लेकिन लोन बोझ जैसा लगता है, इसलिए मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, 2 योजनाएं हमने बनाई। आज मैं आपको फिर उनको बताना चाहता हूं। एक, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अगर बेटी ने कहा एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है। आईआईएम इंदौर में भी आप जानते हैं, कई हमारे यूनिवर्सिटीज में बीबीए एमबीए के कोर्सेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में महाविद्यालय में है। तो हम एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हम प्रवेश ले लें, और प्रवेश लेने के बाद आता है फीस का सवाल। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में यह तय किया गया था, आज भी वो योजना लागू है। बीच में जरूर
मामा नहीं रहे थे तो योजना गड्ढे में चली गई थी। मामा नहीं रहे थे मतलब यहाँ नहीं, उधर नहीं गए थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अब हमने फिर से उस योजना को पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ किया है। जो हमारे बच्चे 75% 12th में CBSE में 85% नंबर लाते हैं और उनका एडमिशन, इसमें कोई जाति और समाज का अंतर नहीं है। किसी भी समाज के वर्ग से आते हो, बेटा बेटियों में क्या भेद करना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो उनकी फीस भरवाने का हमने फैसला किया। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नंबर 1, दूसरी एक संबल योजना जिसके अंतर्गत निर्धन परिवारों से आने वाले बेटा बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाई जाती है। आज मैं आपको प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं, ये केवल कह नहीं रहा हूं, पिछले 2 साल में भी IIM में 25 बच्चों की 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की फीस की प्रतिपूर्ति की गई। ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में 2981 विद्यार्थियों के 28 करोड़ रुपए की फीस हमने जमा करवाई। मध्य प्रदेश में जो IIT है, NIT है, NIFT है, आईसर संस्थानों में 206 विद्यार्थियों के 6 करोड़ रुपए की फीस जमा करवाई। एक नहीं, ऐसे कुल मिला के 67,000 बेटा बेटियों के 237 करोड़ रुपए की फीस भरवाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। उदाहरण मैं 1-2 आपको देता हूं। एक बेटी है मोहन जी उज्जैन की, उज्जैन की बेटी सोनम टैगोर, वो यूके में पढ़ रही है, MBA कर रही है। सरकार ने उसकी फीस 45,71,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की है ताकि उस बेटी की पढ़ाई ना रुके। भोपाल का एक बेटा है निदित पवार, निदित पवार भी यूके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। उनकी 40,77,000 रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार ने की है। महू के बेटा है पुष्कल मसानी, ये ऑस्ट्रेलिया से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। इनकी भी 55,48,000 रुपए की फीस भरवाई गई है। मैं अपने सारे भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं, मेरे बेटा बेटियों मेहनत से पढ़ाई करो, अपने टैलेंट के बल पर। नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो मेडिकल कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई की फीस है। प्राइवेट कॉलेजेज में अगर चले जाएं, सरकारी में कम है लेकिन प्राइवेट में चले जाएं तो 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया साल। वो फीस भी आपके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, आपका मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। और इसलिए खुशी के माध्यम से मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई की चिंता करें, फीस की चिंता से मामा निपट लेगा, सरकार व्यवस्था करेगी। आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं कोई कमी लगेगी तो फिर नई योजना बना देंगे, उसकी भी चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं ताकि मध्य वर्गीय लोगों को उसका उचित लाभ मिल सके। माननीय, दिन प्रतिदिन नौकरी के अवसर चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा विकल्प स्वरोजगार है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नौकरी के अवसर दिए जा सकते हैं। महोदय, स्वरोजगार के विषय में कुछ छात्र छात्राएं आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनमें प्रमुखता उमरिया की कीर्ति सिंह एवं नंदिनी गुप्ता, ग्वालियर की रुचि रजावत, छिंदवाड़ा के आकाश पटेल, दतिया के मुकेश ताम्रकार, अशोकनगर के राजीव मालवीय शामिल हैं। मैं शहडोल संभाग के उमरिया जिले की शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा कीर्ति सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह कीर्ति सिंह, उमरिया से। Good afternoon, our Honorable Chief Minister Sir and dear Mama Ji. I am Kirti Singh Chauhan from RVPS College, Umaria, BCom first year. Sir, my question is, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की भी चिंता रहती है। हम नौकरी या स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए शासन कैसे सहायता कर सकता है?
इसके साथ ही कौशल विकास के लिए शासन की कोई योजना है? धन्यवाद। कीर्ति ने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। पढ़ने के बाद क्या करें, कैरियर की भी चिंता है। और ये बात सच है। कई बार ये होता था कि पढ़ाई कर रहे हो, हम पूछते थे क्या कर रहे हो, बोले 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, बोले बीएससी करेंगे। बीएससी के बाद क्या करोगे, एमएससी करेंगे। एमएससी के बाद क्या करोगे, बोले लॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, तो बोले पता ही नहीं है। सचमुच में अगर ऐसी पढ़ाई जो दिशा ही निर्धारित ना कर सके तो बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बाकी सब चीजें तो करनी है, लेकिन रोजगार की चिंता भी करनी है। रोजगार का सवाल आज दुनिया का प्रमुख सवाल है सचमुच में। और जो सवाल यहां पूछा है कीर्ति ने, मैं उसके उत्तर के रूप में, देखिए रोजगार के लिए, कैरियर के लिए एक नहीं अनेकों विकल्प है। पहली चीज तो मैं मेरे बेटा बेटियों से फिर यह कहना चाहता हूं, अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आप कोई लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे ये करना है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। लेकिन राहें कौन सी है? देखो, रोजगार के 3 ही रास्ते हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पीएससी की परीक्षाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। अलग अलग शासकीय सेवा में भर्ती के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस साल भी लगभग 1 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं अलग अलग संवर्गों की। तो एक मार्ग है अपने पास कि हम शासकीय सेवा की तरफ बढ़ें, उसके लिए तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, सफल हों और शासकीय सेवा के माध्यम से प्रदेश की, देश की सेवा करें। लेकिन सब शासकीय सेवाओं में जा नहीं सकते, ये भी सच है। अब मोहन जी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे कॉलेज में आए, और बच्चे कॉलेज में आए, और कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सबको व्यवहारिक रूप से सरकारी नौकरी संभव नहीं है। और इसलिए कीर्ति ने जो सवाल पूछा, क्या स्वरोजगार के भी कोई मार्ग है, क्या रास्ते हैं क्या, तो मैं आज उसी दिशा में कहना चाहता हूं। कल ही हमने एक बहुत प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास हो, 12वीं पास और अगर वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे। लेकिन बैंक लोन देने के पहले गारंटी मांगते हैं कि पहले गारंटी तो कोई दे। अगर बच्चों ने पैसा नहीं दिया तो वापस कौन करेगा? तो उसकी चिंता मत करना। लोन वापस करने की गारंटी, कोलैटरल, वो आपके मम्मी पापा को नहीं लेना है, मामा ही लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। ये हमने फैसला किया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमने ये भी तय किया है कि 7 साल तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज का पैसा, वो भी सरकार की तरफ से हम जमा करवाएंगे ताकि 7 साल में आपका काम धंधा, उद्योग या सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट वो ठीक ढंग से काम करने लगे। तो एक तो राह ये है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करें। और मैं एक बात और अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस हम मनाते हैं, रोजगार दिवस। और रोजगार दिवस का मतलब ये कि उस दिन हमने 12 जनवरी को शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन, और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। अकेली उद्यम क्रांति योजना नहीं है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी आजीविका मिशन भी है जिसमें इंडिविजुअल्स को भी लोन मिलता है। ऐसी सारी योजनाओं को जोड़ के बैंकों में परेशानी ना हो और स्वरोजगार के लिए ठीक से पैसे की व्यवस्था हो जाए, इसलिए महीने में एक दिन रोजगार दिवस
12 जनवरी को हमने रोजगार दिवस मनाया था और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, बैंकर्स के साथ में बैठक करता हूं लगातार, ऑफिसर्स और मंत्री हम बैठते हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत बच्चों को लोन मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, इसका इंतजाम करते हैं। तो 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए हमने पैसे की व्यवस्था की थी। फिर 16 फरवरी को दूसरा रोजगार दिवस हुआ, उस दिन 5,04,000 लोगों को लोन मिला। तीसरा 31 मार्च को अभी हमने संपन्न किया, उस दिन 3,33,000 को, मतलब अगर आप देखेंगे कि 3 महीने में 13 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दिलवा के उसकी गारंटी लेके रोजगार के काम से लगाने में हम सफल हुए और यह सिलसिला लगातार चलेगा। हर महीना रोजगार दिवस होगा। बैंकर्स के साथ बैठकर हम टारगेट सेट करते हैं और फिर जो बच्चे करना चाहते हैं उनकी मदद करके उनका काम धंधा खड़ा करवाने का काम करते हैं। मैं एक बात और अपने बच्चों को ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, कई स्टार्टअप मध्य प्रदेश में है। इंदौर में हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए। देखो, टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, इनोवेटिव आइडियाज। लेकिन अगर इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए, कुछ सहयोग मिल जाए, तो हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर हमने सारे प्रमुख शहरों में बनाए, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं जो आपके इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी हमने स्टार्टअप नीति बनाई है जिसको मैं लॉन्च करने वाला हूं। हमने तय किया है कि स्टार्टअप्स अगर आपके पास है, इनोवेटिव आइडिया है, कई बच्चों के पास रहते हैं, चमत्कार ऐसे होते हैं कि कई बार आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे ये सोच के अलग नई चीज बना देते हैं। तो ऐसी चीज अगर आप बनाते हैं, स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें निवेश के लिए हमने तय किया है कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको सेबी या आरबीआई द्वारा जिनके निवेश को मान्यता प्राप्त है, उनको निवेश का 15% अनुदान के रूप में हम देंगे, 15 लाख रुपए तक अधिकतम, ताकि 15 लाख रुपया तक मिल जाए और वो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का काम कर पाए। ये अनुदान है, ये लोन नहीं है, उसकी व्यवस्था अलग होगी। इसमें हम ये भी कर रहे हैं कि अगर इंक्यूबेटर्स हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की आयोजनों की सहायता वो भी हम देने का काम करेंगे। एक बात और हमने तय की है, रीज रेंटल सहायता जिसको हम कहते हैं, अगर वो कहीं किराए पे स्थान लेके अपने स्टार्टअप्स को प्रारंभ करना चाहता है तो लीज रेंटल सहायता में हम जो किराया होगा उसका 50% किराया हम देंगे, ताकि पैसे का ज्यादा बोझ बच्चों पर ना आए। और इसमें भी एक बार देने की लीज रेंटल किराया 5,000 रुपए 3 साल तक हम लगातार देंगे। इसके अलावा अगर कोई पेटेंट कराना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडियाज को, तो 5 लाख रुपए की सहायता उसमें भी देने का काम करेंगे। फिर प्रशिक्षण व्यय पूर्ति का जो रोजगार आप देंगे, आप अगर आपके पास स्टार्टअप्स हैं तो बच्चों को काम पे लगाएंगे, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी, तो ऐसे बच्चों को जिनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति 13,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से करने की योजना बनाइए। रोजगार सृजन के लिए भी अगर आप उनको परमानेंट जॉब देते हैं तो उनका जो सैलरी है वो सैलरी 5,000 रुपए प्रति कर्मचारी, वो भी हम देने का काम करेंगे। स्टार्टअप नीति में कई तरह की ऐसी चीजें कि जो आपको स्टार्टअप्स को प्रारंभ करने में सहयोगी होगी, हमने रखी है और इसलिए इसका आप ढंग से अध्ययन कीजिए। अगर इनोवेटिव आइडिया आ जाए तो उस आइडिया को कभी मरने मत देना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि उस आइडिया के माध्यम से आप प्रदेश को, देश को नई दिशा दे सको। और रोजगार, स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उन पर भी आप, जो मैंने पहले बताया है, सहायता प्राप्त करके अपना काम खड़ा कर सकते हो। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। ये हो सकता है। अगर आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, आपने टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियर हैं, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं,
हम कॉन्ट्रैक्टर में भी वही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो योजना है उससे पैसे दिलवाने का काम करेंगे। और रास्ता बेटा बेटियों अनेकों है, सवाल है हिम्मत से उस रास्ते पर चलने की। आप चले तो सफलता निश्चित तौर पर सुनिश्चित है। और एक बात और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं उनमें से कई जन्मजात उद्योगपति नहीं थे। स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी कहते हैं अपने जेब में 500 रुपया रेख के मुंबई आए थे और धीरे धीरे प्रयास करते करते रिलायंस नाम का एम्पायर खड़ा कर दिया। अपने प्रदेश के अपने प्रदेश के कई बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अपने देश के अपने भारतीय मूल के कई लोगों को आप देख रहे हैं सिलिकॉन वैली में धूम मचा रहे हैं। और इसलिए आत्मविश्वास से और उत्साह से भरो। अनेकों रास्ते मैंने आपको बताए, उन रास्ते पर चलकर आगे बढ़ो और दूसरों को भी रोजगार देने का काम करो। एक और जो बात कौशल उन्नयन की पूछी थी कीर्ति ने, कौशल उन्नयन के लिए एक तो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं और उसमें ऐसी ट्रेनिंग हम देंगे, काम ऐसा सिखाएंगे कि जिसके कारण कहीं भी तुरंत प्लेसमेंट हो जाए। सभी संभागीय जो हमारे आईटीआई है उनको हम मॉडल आईटीआई के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है। तो हम काम सीख के भी अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं और दूसरी जगह भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। कोविड काल में भी मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में आए जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा। कई को मिल चुका है, कई को मिलने वाला है और नया नया निवेश लगातार आता रहे। कल ही माउंटबेटन मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन के लिए हमने स्वीकृत करने का काम किया है। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र हम बना रहे हैं और अलग अलग सेक्टर में निवेश आ रहा है जिसमें हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनेकों रास्ते हैं रोजगार प्राप्त करने के। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यम क्रांति योजना और कई योजनाओं की घोषणा की है जिससे कई विद्यार्थियों को हर तरह से लाभ मिल सकता है। आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बेटियों से भेदभाव के विषय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कई छात्र छात्राएं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनमें रीवा से अंजलि शर्मा और आकांक्षा तिवारी, छिंदवाड़ा से मोनिका सिंह, ग्वालियर से प्रगति किरार, मोरैना से शैली तोमर, शिवनी से राहुल जैन, दतिया से सुल्ताना बानो। मैं रीवा संभाग के रीवा जिले की शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा की छात्रा अंजलि शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, अंजलि शर्मा, रीवा से। नमस्ते अंजलि। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज रीवा से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा कि मैं संगीत की छात्रा हूँ, मेरा चयन राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता के लिए हुआ था, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे जाने नहीं दिया। अर्थात मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हम छात्राओं को छात्रों की तरह अधिकार कब मिलेगा? धन्यवाद। अंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हम जो बनना चाहते हैं, हम में जो नैसर्गिक क्षमता और प्रतिभा होती है, कई बार उस दिशा में हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अपने मम्मी पापा माता पिता अपनी इच्छा हम पर लादने की कोशिश करते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कई बार तुम जो नहीं बने वो बच्चों को बनाने का सोचते हो। अपनी इच्छा और अपनी कुंठा हम अपने बच्चों पर लादने का काम ना करें। मैं खुद अपना उदाहरण बताता हूं। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, गांव से पढ़ने आया था, तो सपने उनने देख लिए कि डॉक्टर बनेगा, प्रैक्टिस करेगा, घर में पैसा आएगा, आनंद भी रहेगा। अब मुझे कहे कि तू तो डॉक्टर बनना है। तो मैंने बेटा बेटियों 11 तक, 12th पहले नहीं थी, 11th होती थी हमारे समय में, ये 10+2 की शिक्षा नहीं थी। मैं मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था। तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मेरे विषय थे आमतौर पे।
और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था। इमरजेंसी में मैं जेल चला गया था आपातकाल का विरोध करते हुए। कई बच्चों को पता नहीं होगा, उस समय इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। कई लोग बंद कर दिए थे, हमने विरोध किया तो हम भी बंद हो गए थे, तो बिना परीक्षा दिए जेल चले गए थे। बाद में जेल से निकलने के बाद मैंने परीक्षा दी, तो मेरे फिजिक्स में नंबर आए थे 178 आउट ऑफ 200। 200 नंबर होते थे, 50 नंबर प्रैक्टिकल के हुआ करते थे। केमिस्ट्री में आए थे 186 और बायोलॉजी में आए थे 158। तो ऐसे मेरे नंबर अच्छे थे। और एक बात और सही बता दूं, अंग्रेजी में आए थे 50 में से 18। अब पिताजी कहे कि डॉक्टर बन, अब मुझे डॉक्टर बनना नहीं था। आप बताओ, संगीत की छात्रा को अगर कोई डिसेक्शन बॉक्स दे दे और कहे मेंढक की टांग काटो, तो उसको कैसे लगेगा? मैंने फिर कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो लोगों ने पिताजी से कहा कि गांव की भाषा में, बाबूजी तुम्हारा लड़का तो बिगड़ गया, ये नेतागिरी में लग गया। मैं मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट था उस समय, और दिमाग में था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए भी काम करना चाहिए। तो एक जुनून था। बाद में जेल जाने के बाद मैंने काम शुरू किया, तो फिर पिताजी थक हार गए। उन्होंने सोचा कि ये तो मानने नहीं वाला, तो बोले जो समझ में आया वो ही कर। तो मुझे जो समझ में आया वो किया, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो एक सचमुच में हम माता पिता को कन्विंस करने की हम कोशिश करें कि मेरी स्वाभाविक रुचि है, जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस क्षेत्र में हम जो प्रगति कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो लादी हुई चीज पे नहीं कर सकते। ये एक बात अगर हम आग्रह करेंगे तो आज जमाना बदल रहा है। पेरेंट्स भी अब खुले मन के आप देख रहे हैं अनेकों जगह हो रहे हैं। और आपने देखा कि अगर जबरदस्ती बच्चे को परेशान करते हैं तो फिर कई बार दुखद घटनाएं भी घटती है। तो मेरा अंजलि बेटी से कहना है कि संगीत में रुचि है तो बेटी हम संगीत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जबरदस्ती कोई चीज हम पर ला दी जाए वो ठीक नहीं। एक बात तो एक दर्द और अंजनी का मैंने महसूस किया। वो छात्रा है, आज तो स्थिति काफी बदली है, लेकिन एक जमाना था मेरे बेटा बेटियों, मैंने माता पिता को भी, विशेषकर मां को भी, बेटा और बेटी में भेद करते हुए अपनी आंखों से देखा है। बेटे को ज्यादा लाभ, बेटी को कम प्यार। गांव में बेटा पैदा हो जाए तो ढोल बजाओ, नगाड़े लाओ, हवाई फायर करो, बधाई गाओ, और बेटी का जन्म हो जाए तो पता चला माता की सूरत उतर गई, अरे बेटी आ गई है। मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी उससे। मैं आज अपने बेटा बेटियों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता था हे भगवान ये कैसा न्याय है, एक माँ की कोख से बेटा ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, तो बेटी के साथ भेदभाव क्यों? और उस समय की जो बात थी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरे दिल दिमाग में बैठ गई कि बेटियों के लिए काम करना चाहिए, माता बहनों के लिए काम करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री बना। जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं कन्या विवाह करवाता था, सांसद विधायक था तब भी, जो निर्धन परिवार होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना अगर कोई बनाई तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। आज मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। लाडली लक्ष्मी के का मतलब, अच्छा बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं तुम्हें। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पीएस फाइनेंस को बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, और उनका ऐसी योजना बनानी कि बेटी पैदा हो मध्य प्रदेश में तो लखपति पैदा हो। उन्होंने कहा ये ऐसी कहीं योजना बनती, लखपति कैसे हो जाएगी पैदा? तो काफी मशक्कत चली, नहीं हो सकता। तो फिर हमने तय किया कि होगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। हम सरकार के खजाने से बेटियों के नाम पर वो जैसे ही जन्म लेगी 30,000 रुपए बचत पत्र के रूप में खरीद के जमा कर देंगे, और इसको पढ़ाई से जोड़ा। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं 12वीं में और शिक्षा के लिए पैसा, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 21 साल में 1,18,000 रुपया मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरी जिद थी। और आज मुझे खुशी है कि 2006 में ये योजना चालू करी थी बेटियों,
उस समय मैंने जिन बेटियों को गोद में उठा के 1 महीने की बेटी, 2 महीने की बेटी, लाडली लक्ष्मी के सर्टिफिकेट बांटे थे, आज वो 12वीं में पढ़ रही है, आज वो फर्स्ट ईयर में जा रही है। और जब वो मामा कह के मुझे पुकारती है तो मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। उन बेटियों के लिए केवल इतना ही नहीं, अब ये तय किया उच्च शिक्षा में जो भी 2 मई को हम लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने वाले हैं, जो भी पैसा लगेगा उनके माता पिता को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मामा ही करेगा, प्रदेश की सरकार ही करेगी। मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कहीं और जाए। महिला सशक्तिकरण जरूरी है। जो कई बार एक पीड़ा होती है कि बेटी पे प्रतिबंध क्यों साहब, क्या बेटी दूसरे दर्जे की नागरिक है? सारे प्रतिबंध थोपो तो बेटियों पे थोप दो, यहां मत जा, वहां मत जा, इधर इतने क्यों बच गए? सारे प्रतिबंध बेटियों पे, बेटों पे कुछ नहीं। मैं बेटा बेटी में भेद नहीं कर रहा, नहीं भाई, बेटा बेटी को बराबर मानो ना। और इसलिए कई क्रांतिकारी फैसले हमने किए। कन्या विवाह एक अलग योजना थी, हमने तय किया 50% रिजर्वेशन। जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें अब केवल बेटियां ही चुनाव लड़ेगी, बहनें चुनाव लड़ेंगी, ताकि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% बेटियों की भर्ती करेंगे। और एक और घटना सुनाता हूं, मैंने तय किया सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर कि 33% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी। इतना विरोध हुआ, बोले बेटियां और पुलिस कैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि बेटियां बड़ी सक्षमता के साथ पुलिस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक की भूमिका निभा रही है और अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है। कोई कमी नहीं है बेटी। ये कुछ माता पिता अगर ये सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है, मैं बेटे की गारंटी नहीं ले सकता कि वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, कि बुढ़ापे में लठ ठोंक देगा। मैं सब बेटों की बात नहीं कर रहा, बेटे बुरा माना ना माने, लेकिन बेटी जब तक जिएगी उसकी हर एक सांस माता पिता के लिए चलेगी। तो बेटा बेटी को बराबर मानो भाई। और इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे, अगर बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो सीधे बुलडोजर चल रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा। मैंने कहा छोड़ो मत, धराशायी कर दो, केवल जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। FIR कराई, जेल भेज दिया, फिर छूट के आ गया। ऐसे लोगों की मैंने कहा आर्थिक कमर तोड़ कर रख दो, दफन करके रख दो। मैं मां बहन और बेटियों के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सभी माता पिताओं को, पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए बेटियों को भी सम्मान दो, अपनी इच्छाएं उन पर मत थोपो, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर दो। और मेरी बेटियों, मामा तो तुम्हारे साथ है ही, और बेटे भी ये ना समझे, जो बनेगा मिलकर साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय। आपके द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी जैसी विभिन्न योजनाओं ने बेटियों को अधिकार दिलाने में मील के पत्थर का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोविड-19 और संबंधित लॉकडाउन ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को प्रभावित किया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर से प्रशांत मुदगल, सीहोर से यशवी शुक्ला, बुधनी से निधि सिंह, अशोकनगर से मेघा जैन और शिवपुरी से प्रद्युमन गोस्वामी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हमारे साथ उपस्थित भोपाल संभाग के बुधनी जिले की शासकीय महाविद्यालय बुधनी की छात्रा निधि सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, निधि सिंह बुधनी से। नमस्ते मामा जी। नमस्ते निधि। मेरा नाम निधि सिंह परिहार है। मैं महाविद्यालय बुधनी कॉलेज से BST फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। कोविड-19 महामारी में प्रदेश के हालात खराब थे। उस समय आप कितने तनाव में थे मामा जी, और उस तनाव को दूर करने के लिए आपने क्या किया? साथ में यह भी जानना चाहूंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा तथा योग एवं ध्यान को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? निधि ने पकड़ लिया कि कोविड में तो मामा तनाव में रही होगा। बड़ी कठिन परिस्थितियां थी बेटी। अच्छा देखो, वो कहावत ना, सिर मुड़ाती ओले पड़े। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली और तब तक कोविड आ गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 2 साल पहले की घटना है।
एक ऐसी अनजानी बीमारी जिसके इलाज तक का हमें पता नहीं था, उससे कैसे निपटे ये तरीके पता नहीं थे, लेकिन शपथ लेके मैं सीधे वल्लभ भवन गया था और रात को 9 बजे बैठक हमने की थी। मैं बताना चाहता हूं कि उस समय एक जुनून पैदा हो गया था। देखिए, मनुष्य अगर ये ठान ले कि मुझे तो लड़ना है, तो लड़ने की क्षमता शक्ति भगवान अपने आप दे देता है। आप जो दृढ़ निश्चय कर लेते हो, वैसे रसायन आपके शरीर से अपने आप निकलने लगते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि आपको अगर सलकनपुर जाना है, निधि और मंदिर पे मैया के दर्शन करने जाना और पैदल चढ़ते हुए जाना है, आपने संकल्प कर लिया कि चढ़ूंगी मैं, तो बिना थकान के चढ़ जाओगी। लेकिन अगर कोई वैसे कह दे कि इतनी सीढ़ियां चढ़ जाओ, तो चढ़ सकते हो क्या? नहीं चढ़ सकते। आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वैसी अंदर से क्षमताएं अपने आप पैदा होती है। उस समय मुझे लगा कि समय सबसे जरूरी चीज है जनता को कोविड से कैसे बचाए। 500 से ज्यादा बैठ के मैं किए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, अधिकारी भी हमारे कई बैठे। रोज मैं बैठक करता ही था, देश में दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेता था। इसके बाद अपने यहाँ क्या करना है। शुरू में तो ऐसी हालत थी कि सैंपल लेने भेजते थे तो पत्थर ही मारे लोगों ने, ये कहा सैंपल नहीं देते। उस समय कोविड मतलब किसी को हुआ तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन फिर हमने योजना बनाई कि अकेले सरकार ने, देखो मैं आज अपने शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को, विशेषकर जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं रेवेन्यू के या पुलिस के हमारे साथ ही गई, पूरे समय व्यवस्था बनाने में लगे रहे। नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी, और काम करते करते कई कोविड से पीड़ित हो गए और कई ऐसे हैं कि केवल कोविड नहीं हुआ, उसके बाद हम उनको बचा भी नहीं पाए। वो भयानक दौर, लेकिन जिद उस समय एक ही थी कि कैसे जनता को बचाएं। और इसलिए हमने अलग अलग कार्य योजना बनाई। खूब टेस्ट करो, सैंपल लो, टेस्ट करो, पॉजिटिव आए तो फिर आइसोलेशन में ले जाओ। कोविड केयर सेंटर जगह जगह बनाए, आपको पता है। अच्छा, उस समय तो अस्पताल नहीं थे, तो हमने तो फिर प्राइवेट अस्पताल वालों को बुलाया और बुला के उनसे कहा कि भैया तुम्हारे अस्पताल में भर्ती करेंगे, इतने पैसे ले लेना। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी आइडिया भी नहीं था और बाकी पेशेंट्स थे, एकदम मरीज आ रहे थे, तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ टाई अप किया। फिर मुझे लगा कि अकेले नहीं लड़ सकते शिवराज, तो जनता को साथ लो। तो फिर हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, पंचायतों में बनाई, वार्ड में बनाई, शहरों में बनाई, ब्लॉक में बनाई, जिले में बनाई। उनके साथ हम मीटिंग करते थे लगातार, प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिले में भेजने का काम किया और जनता से कहा कि भैया अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाओ। यहां तक कि हमने सरकारी स्कूलों को कोविड केयर सेंटर बना दिया, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर बना दिया और जनता से कहा कि तुम समझाओ कि लोग सैंपल दें, अगर पॉजिटिव हो जाए तो घबराएं नहीं, आइसोलेशन में चले जाएं, कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें और बड़े अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़े तो प्रशासन के साथ तुम इंतजाम करने का काम करो। उस समय ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि हजारों की, लाखों की तादाद में पैदल मजदूर निकल पड़े बड़े बड़े शहरों से। तो मध्य प्रदेश बीच में था, तो मध्य प्रदेश से होके रोज हजारों लोग निकलते थे, लाखों की तादाद में। तो फिर लगा कि इनके लिए बस लगाओ, चाय नाश्ता भोजन का इंतजाम करो। और मध्य प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करता हूं, इतनी व्यवस्था की, चाय नाश्ता भोजन, पांव में जूता नहीं तो जूता पहनाओ, दवाई का इंतजाम करो, सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। और सेकेंड वेव तो इतनी भयानक थी, वो ऑक्सीजन का नाम सुन के मैं निधि, उस समय जरूर मैं मानता था कि मैं काम करता हूं, दिन और रात जूझ के तनाव में नहीं आता, लेकिन उन दिनों सो नहीं पाए। आज मैं बताना चाहता हूं, आप 8-10 दिन तो आंख से आंख नहीं लगी, क्योंकि अस्पताल में से कभी भी वो सोशल मीडिया पर डाल देते थे 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, इतनी जान संकट में। अच्छा, कई ने तो बताया ही नहीं कि हमने अस्पताल में कोविड के पेशेंट भर्ती कर लिए। अच्छा, उस समय जगह भी जरूरी थी, तो जिसको ने चाहा उसने भर्ती कर लिए, और भर्ती करके ऑक्सीजन नहीं तो कर दिया ट्वीट। अब सरकार करे इंतजाम, 1 घंटे की बची, आधा घंटे की बची, और टीबी वाले भाई रोज इतने पेशेंट्स की जान खतरे में। तो हमारी हालत ये थी कि ऑक्सीजन के टैंकर कैसे आए। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनसे चर्चा की तो उन्होंने खाली टैंकर हवाई जहाजों से भिजवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चली, और फिर सिलेंडर भर भर के कैसे हम अस्पतालों में पहुंचा पाए, इसका इंतजाम किया। टैंकर हमने किए। अब बोकारो से आनी ऑक्सीजन, झारखंड के बोकारो से, और रास्ते में बाकी राज्य पड़ते हैं, तो हर एक राज्य टैंकर झपटने के चक्कर में रहता था।
तो मेरी हालत थी कि मैं टैंकर के ड्राइवरों से बात करता था, कहां तक पहुंचे, तो कह यहां तक पहुंच गए साहब। और पता चला कोई दूसरे राज्य ने झपटने की कोशिश की, बोले साहब पुलिस वाला बैठ गया और कह रहा इधर नहीं चलो इधर चलो। अब कितना जूझना पड़ता था, कल्पना करो। मुख्यमंत्री टैंकर के ड्राइवर से बात करके कहता था कि तकलीफ हो तो तुरंत बता देना। पुलिस लगाई, सायरन बजाती हुई आगे आगे टैंकर के चलती थी, लाल बत्ती जलती थी और सायरन बजता था, टैंकर आ रहा है छोड़ दो रास्ता। महाभयानक समय था, लेकिन सच में जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जनता साथ थी। बच्चों ने भी एनसीसी एनएसएस के मेरे बेटे बेटी बैठे, मैं सचमुच में उनको भी प्रणाम करता हूं। कई कामों में एनसीसी के एनएसएस के हमारे बेटा बेटी जुट गए। बड़ी मात्रा में यूथ निकला जिसने कोविड के संकट से निपटने में मदद की। और एक बात और कि ऐसे समय योग भी बहुत काम आता है। निधि ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए छोटी छोटी चीजों से नहीं तो आप घबरा जाते हैं, छोटी चीज से परेशान हो गए, अब क्या करें अब क्या करें, अब आप ही घबरा गए तो प्रदेश का क्या होगा, फिर क्या करोगे। तो एक तो चिंता ये रहती थी। अब बताओ मेरी पीएस थी जो, वो ही बीमार हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा अमला अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं जिनके सहारे काम कर रहा था, मैं पीएस के पूरा का पूरा हमारा जो कमिश्नर हेल्थ कमिश्नर का ऑफिस था, पूरा अस्पताल में भर्ती हो गया। अब वैसी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं। रोज मैं कलेक्टरों से बात करता था, बीसी वर्चुअली में जोड़ता था, कहीं प्यार कहीं डांट कहीं फटकार, ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ। तो वो अद्भुत समय था, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ के कारण। और दूसरी बात, मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए तनाव जिंदगी में बहुत आते हैं, लेकिन अगर ढंग से आपने योग और ध्यान ये विधा सीख ली तो कई बार वैसे तनाव से निपटना भी आप सीख जाते हैं। आप मोहन जी भगवत गीता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, ये मैं बहुत बधाई दे रहा हूं इसके लिए। मुझे अभी मोहन बता रहे थे श्रीमद् भगवत गीता का सामाजिक संदर्भ, ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, स्नातक द्वितीय में। देखो गीता अद्भुत है, अद्भुत है। मैं स्वयं भी आपको यह बताना चाहता हूं, बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी है, और गीता जी को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप तनाव से दूर रह सकते हैं। गीता कहती है कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो परिणाम की चिंता मत करो। अगर कर्म करते समय परिणाम की सोचते रहे तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे, काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अब परिणाम अकेले आप निर्भर थोड़ी करता है, 17 तरह की परिस्थितियां हैं तो परिणाम अपनी चिंता आप करेगा। तुम तो वैसे ही कर्म करो जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता भी है लेकिन वो पानी से अलग रहता है, कमल के पत्ते के समान रहो। तो काम करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, निष्काम होके काम करो, निष्काम कर्म योगी की बात कही गई है। तो हम अपनी काम करते जाए। परिस्थितियां भयानक थी लेकिन जूझने की प्रवृत्ति थी और सोचा कि जो होगा बेहतर से बेहतर करेंगे, बाकी परिणाम जो होगा देखा जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं भारत कोविड मुक्त घोषित कर दिया गया है, कोविड के बाहर निकल के हम आ गए हैं। आप भी, और देखिए प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री है कह रहा हूं, सचमुच में कोविड का जैसा मुकाबला किया भारत ने, 180 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये चमत्कार, केवल हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, भारत में हुआ। वैक्सीन बना भी ली और वैक्सीन लगा भी दी, और वैक्सीन लगाने में समाज भी जुट गया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि जब हमने मध्य प्रदेश में आह्वान किया कि आज महाअभियान है वैक्सीनेशन का, तो पता चला मध्य प्रदेश ने एक दिन में 27 लाख डोज लगा दिए, 29 लाख डोज लगा दिए। तो बेटी चाह होती तो रास्ते निकल जाते हैं, फिर संकट से हम पार हो जाते हैं। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। कोविड-19 में इच्छा शक्ति के साथ माननीय आपने जो कार्य किया है वह काफी सराहनीय है। निश्चित रूप से आपने जो कहा वह राज्य के विकास में लाभदायक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विद्यार्थी ऊर्जा और नए विचारों से परिपूर्ण समाज में बड़े परिवर्तन के नेतृत्व करता है। इसी संदर्भ में
तानसेन की नगरी ग्वालियर से आस्था तोमर और लक्ष्मी सैनी, भिंड से हेमंत कुमार, दतिया से अनुराग शर्मा, सबलगढ़ से जूली आर्य और टीकमगढ़ से आदित्य जैन आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले की जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा आस्था तोमर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, आस्था तोमर, ग्वालियर से। आस्था बेटी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय, सर्वप्रथम मैं आस्था तोमर गाला ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर से आपका साभार अभिवादन प्रकट करती हूँ। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा आपका युवा संवाद कार्यक्रम चलाए जाने पर युवा शक्ति की ओर से अभिवादन प्रकट करते हुए अपना प्रश्न रखती हूँ कि माननीय, विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए हम किस प्रकार अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने मार्ग का चयन कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहूंगी। आस्था ने आस्था का सवाल ही पूछा है। हम केवल अपने बारे में क्यों सोचें? अपने बारे में सोचेंगे, मैं, मेरा कैरियर, मेरा भविष्य, वो सोच के विषय होनी चाहिए। लेकिन एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये पुरानी फिल्म का एक गाना है। हम दूसरों की भी तो चिंता करें। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे के लिए जीने की प्रवृत्ति यह मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर होती है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के संकट की मैं बात कर रहा था, कितने बच्चे निकले लोगों की सेवा करने, भूखों को भोजन देने, खाद्यान्न बांटने, अन्न बांटने। समाज ने ढेर लगा दिया। अगर कहीं भूकंप आ जाए तो समाज दौड़ता है, लोग दौड़ते हैं सेवा करने के लिए। एक नहीं, पीड़ित मानवता की सेवा के अनेकों उदाहरण मौजूद है। और इसलिए आस्था ने जो सवाल पूछा, हमारा सामाजिक सरोकार। देखिए, हम जिस देश से आते हैं उस देश ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वाले का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और इसलिए हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, दूसरों के लिए भी जो अपने ही है वास्तव में, हम कुछ ना कुछ काम जरूर करें। एनसीसी, एनएसएस इसी भाव को मजबूत करने के लिए बनाई गई है और कई जगह वो ऐसे सेवा के काम करते हैं। अब मैंने भी कोविड का उदाहरण दिया, पूरा समाज खड़ा हो गया। कई ऐसे काम है। देखिए, जैसे मैं वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूं, रोज खुद पेड़ लगाता हूं। आज भोपाल में, कोलार में, आज मैंने नागरिकों को आमंत्रित किया कि आप आइए, हम भोपाल को स्वच्छतम शहर कैसे बनाएं। इंदौर, उज्जैन में हमने उज्जैन गौरव दिवस मनाया और उज्जैन के लोगों ने तय किया उज्जैन को पॉलीथीन फ्री करेंगे, उज्जैन में आंगनबाड़ी ठीक चलेगी, उज्जैन में स्कूल ठीक चलेंगे, उज्जैन में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। तो हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। इंसान का मतलब क्या? जो अपने लिए जिए, वो भावना तो इंसान से इतर बाकी प्राणियों में होती है। इंसान का मतलब ही है हम दूसरों के काम आए। हमने एक विभाग बनाया, आनंद विभाग, और उस विभाग में तय किया कि आनंदम केंद्र खोलेंगे। आनंदम केंद्र क्या है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा हो तो आप रख जाओ और जिसको जरूरत हो वो ले जाए। मतलब आपके पास 4 स्वेटर है और आपका काम 2 से चल सकता है, तो 2 आप एक स्थान पर रख दो आनंदम केंद्र पे। जिसके पास एक भी स्वेटर नहीं है वो उठा के ले जाएगा। तो एक तरफ देने का आनंद और दूसरी तरफ जरूरत पूरी होने का आनंद। दूसरों को देने में जो आनंद आता है आप कल्पना नहीं कर सकते। सामाजिक सरोकार अद्भुत शब्द है। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। एक दिन
एक व्यक्ति जिद करने लगा सीएम हाउस में कि मुझे तो सीएम से मिलना ही है। मंगलवार का दिन, मंगलवार को हमारी कैबिनेट होती है, तो उस दिन मैं आमतौर पर मिलता जुलता नहीं हूं, क्योंकि जल्दी जाके ब्रीफिंग करनी पड़ती, फिर कैबिनेट करते हैं, अलग अलग विषयों पर फैसला होता है। तो मैंने कहा कि मंगलवार है, आज तो मुझे जल्दी जाना है। बोलने वो तो जिद कर रहा, मैं तो मिलूंगा ही चाहे कुछ हो जाए, रो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी से बुलाओ। अब जब वो मिलने आज, मैंने पूछा भैया जल्दी काम बताओ। तो भैया ने जब काम बताया वो ये था कि मैं अपने हाथ से आपको माला पहनाना चाहता हूं। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आज मुझे कैबिनेट में जाना, तुम्हें माला पहनाने की पड़ी है। उसने कहा आप मुझे नहीं पहचाने। मैंने कहा नहीं, ध्यान नहीं आया। तो उसने कहा कि आप जब मेरे जिले में आए थे तो आपने मुझे देखा था, मेरा एक हाथ नहीं था, तब आप कलेक्टर से कह के आए थे कि इनका हाथ लगवाना है। मेरा वो हाथ अब लग गया है और मैं अब उन्हीं हाथों से आपको माला फूलों की पहनाना चाहता हूं। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। पिछले दिनों एक दिन में अभी 10-12 दिन हुए होंगे, बंसल अस्पताल गया किसी को देखने। एक मां और उनके पति एक बेटे के साथ मुझे वहां मिले। बेटे ने मेरा फोटो हाथ में ले रखा था और मां ने जो व्यथा सुनाई, मां ने कहा कि मेरे 2 बेटा लीवर की बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, और तीसरे को भी वही बीमारी हो गई। अब भैया तुम इसको कैसे भी ठीक करवाओ। 25-26 लाख रुपए का खर्चा था। मैं सच आज आपको हृदय के भाव बता रहा हूं। हमने तय किया कि बंसल में ही उसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर से टाई अप हो गया था। मैंने पूरे विभाग को भी लगाया, और जब उसकी मां की ये खबर आई कि भैया ऑपरेशन हो गया और सफल हो गया और मैं दुआएं देती हूं तुमको, तो सचमुच में आनंद के आंसू मेरी आंखों से बह निकले। दूसरों को कुछ देने का सुख सचमुच में अद्भुत सुख, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप इंसान हैं तो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करो जो वास्तव में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। अद्भुत आनंद मिलेगा। और आप कोई भी एक काम हाथ में ले सकते हैं। आप बेटी बचाओ अभियान में भाग ले सकते हैं, आप नशा मुक्ति अभियान चला सकते हैं, आप शहर की सफाई में रुचि ले सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को पढ़ा सकते हैं, आप किसी को भोजन करा सकते हैं। छोटे मोटे कई काम हैं। प्राथमिकता आप तय कर लो क्या करना है। जैसे हमने आजकल अभियान चला रखा है, एक आंगनबाड़ी गोद लो। कुपोषण दूर करना क्या केवल सरकार की जवाबदारी है? क्या समाज की कोई ड्यूटी नहीं है? इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा प्रदेश है, क्या हम अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कुछ दे नहीं सकते? सरकार करेगी। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ले ली है। नहीं, हम किसानों ने कई गांव में अभी गौरव दिवस में तय कर लिया कि हम हमारे यहाँ फसल पैदा हो रही है, आधा कुंटल हम आंगनबाड़ी में रखेंगे, ताकि जरूरत जिन बच्चों को जिनका वजन है वो ढंग से भोजन कर सके। कितने काम हो सकते हैं समाज के सहयोग से। और इसलिए इनमें से कोई भी काम जरूर चुने। लेकिन एक काम मैं अपने बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, एक अच्छा काम कोई भी करना जो तुम्हारी रुचि हो। मैं तो आश्चर्य से कि मैं भोपाल में रोज पेड़ लगाता हूं तो नई संस्था रोज आती पेड़ लगाने, कोई ना कोई संस्था अलग अलग। और जो वो बताते हैं कि हम गोबर के गोमूत्र और गोबर से ये चीज बना रहे हैं ताकि पशुधन की रक्षा हो जाए, कोई कहता हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मन को अद्भुत आनंद आता। आखिर यही तो इंसानियत है, यही मनुष्यता है। और ये हमारे देश की विशेषता भी है। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसलिए एक कल्याणकारी काम जरूर हम करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए जमाने के लिए। इन्हीं विचारों से आपने जो मार्गदर्शन दिया है, यकीनन हम विद्यार्थी उस पर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, इस विषय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कई छात्र छात्राएं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनमें उज्जैन से विधान सक्सेना और नेहा अलरिया, भिंड से आराधना भदौरिया, पिचौर से ईशा पुरोहित, नरसिंहपुर से गंगा पटेल, डिंडोरी से चंद्रभान सिंह पट्टा।
मैं उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले से शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र विधान सक्सेना से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह विधान सक्सेना उज्जैन से। बोलिए विधान। जय श्री मां, मैं सक्सेना बीएससी प्रथम वर्ष शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र आपसे ये प्रश्न निवेदित करता हूं कि श्रीमान राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए जिससे आधुनिक कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रगति हो सके और कृषि के क्षेत्र में लाभ के रास्ते एक तो मैं विधान आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की कृषि की जो विकास दर है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 1 साल नहीं 10 साल से हमने अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश में। हमारा गेहूं, हमारा धान, हमारा चना, हमारी फल, हमारी सब्जियां आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। और उसके लिए जो हमने किया, सबसे पहली चीज देखो, किसान खेती की तरफ अगर लोगों को प्रेरित करना है, जाना है, तो 5 चीजें जरूरी है। एक, अच्छा उत्पादन कैसे हो फसलों का। दूसरे, उत्पादन की लागत कैसे घटे। तीसरे, किसान को उत्पादन का दाम कैसे ठीक दाम मिले। चौथे, फसलों का विविधीकरण कैसे करें। और 5वें, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे करें। हमने इन 5 क्षेत्रों में काम किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे क्रांतिकारी काम मध्य प्रदेश में हुआ है तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कभी मध्य प्रदेश में होती थी, वो बढ़ा के इन 10-12 वर्षों में हमने कर दी है 43 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। उज्जैन वाले जानते हैं, नर्मदा जी को छिप्रा जी से जोड़ा, नर्मदा जी को गंभीर जी से जोड़ा, नर्मदा जी को काली सिंध और पार्वती जी से जोड़ने का काम चल रहा है। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। अद्भुत सिंचाई के साधन विकसित किए। पर्याप्त बिजली पहले तो मिलती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन खेती के लिए अच्छी बिजली, अच्छे बीज, समय पर जो आदान है वो मिल जाए उसकी व्यवस्था, ये सारे काम किए। फिर 0% ब्याज पर कर्जा देने का काम किया किसानों को, ताकि कर्ज उस पर बोझ ना बन जाए और फिर उसकी फसल की खरीदी ठीक से करते हैं। इस साल तो खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि रेट बहुत अच्छे हैं फसलों के और हमारा अनाज दुनिया के देशों में निर्यात होने की स्थिति बनी है। कृषि का विविधीकरण, उसमें फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती। अब उज्जैन संभाग में, उज्जैन ने पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में औषधि खेती खूब हो रही है। कैश क्रॉप, कई लोग ऐसे हैं जो IIT करके आए लेकिन खेती के काम में लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, उस पर सब्सिडी देने का काम अलग कर रहे हैं। 40% से लेके 70% तक सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और फिर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फूड प्रोसेसिंग की नीति लेके आए हैं, जिससे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कच्चे माल का वैल्यू एडिशन यहीं पर किसान कर सके। तो हमारे बच्चे भी अगर कोई चाहते हैं खेती के क्षेत्र में काम करना, तो 65% आबादी आज भी कृषि पर डिपेंड करती है। उन्नत और आधुनिक खेती आप कर सकते हैं और कई तरह की योजनाएं जिनका लाभ उठा के आप खुद भी लाभ कमा सकते हैं। और खेती के क्षेत्र में मैं एक घटना छोटी सी सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जब पहले मुख्यमंत्री बना तो फूड मिनिस्टर हुआ करते थे श्री शरद पवार जी, यूपीए की सरकार थी। तो हमारे यहाँ जो राशन देते हैं राशन की दुकानों से, उसके लिए मैं गया कि मध्य प्रदेश में ज्यादा कोटा अलॉट कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मध्य प्रदेश से 100 क्विंटल तो गेहूं प्रोक्योर नहीं होता और आ जाते हो मांगने की इतना दे दो, इतना दे दो, कहां से दे दें। तो मैं उनको कह के आया था कि एक दिन आएगा शरद पवार जी से कि मध्य प्रदेश इतना पैदा करेगा कि आपसे खरीदते नहीं बनेगा। और वो दिन आ गया। शरद पवार जी उस समय मंत्री थे, प्रणब दा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तब अन्न के इतने ढेर लग गए मध्य प्रदेश में चारों तरफ कि खरीदने के लिए बारदाना नहीं मिला। बारदाना मतलब समझते हो, बोरा जो जूट का रहता है, बाद में प्लास्टिक का बनने लगा। तब फिर मैंने कहा कि हमने तो अन्न के भंडार भर दिए, अब तुम बोरा तो दे दो ताकि हम खरीदी करके हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दें। मेरे बेटा बेटियों, कृषि के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और आज अकेला मध्य प्रदेश सारे हिंदुस्तान को खिला सकता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं। तो जिनकी रुचि है वो कृषि के क्षेत्र में भी आके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को भी संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं।
और देश की भी सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से हम लाभान्वित हुए। माननीय, हमारा मध्य प्रदेश तकनीकी और सौर ऊर्जा में प्रगति कर रहा है। इसी संदर्भ में मंडला के यशवीर प्रकाश एवं शिखा कुमरे, श्योपुर की अंकिता शर्मा एवं जतिन शिवहरे, बंदा के आशुतोष मिश्रा एवं देवरी के लखन पाटिल की जिज्ञासाएं हैं। मैं अनुरोध करूंगी जबलपुर संभाग के मंडला जिले के छात्र यशवीर प्रकाश से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछें। आग्रह यशवीर प्रकाश, मंडला से। जय हिंद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यशवीर प्रकाश, रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला का छात्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, फिलहाल बीएससी 3rd ईयर में अध्ययनरत हूँ। माननीय, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवाओं के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु युवा संवाद का आयोजन करते हैं। समस्त युवाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मेरा प्रश्न यह है कि नई तकनीकी के उपयोग एवं सौर ऊर्जा में प्रगति आज आवश्यक साधन बन गए। इस पर आपकी क्या कार्य योजना है और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन की क्या नीतियां हैं? क्या मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन व नई तकनीकी के उपयोग में भारत में अग्रणी राज्य बन पाएगा? धन्यवाद। बेटा, आपने एक तो नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करी, मुझे बताते हुए खुशी है कि कल ही हमने एक संस्थागत व्यवस्था बनाई है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये चीज बनाई है। तो हमारे पास कोई ऐसी संस्थागत व्यवस्था नहीं थी कि हम बच्चों को बता दें कि वहां चले जाओ। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने एक साझीकार समिति बनाई है, तो जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हो वो वहां दे दे, वो परीक्षण करेगी और परीक्षण करके उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है उसका प्रयास करेगी। दुनिया में जहां जहां नई टेक्नोलॉजी आती है, मध्य प्रदेश उसको भी तत्काल कैसे अपना सकता है उस पर भी ये समिति विचार करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए उसकी संस्थागत व्यवस्था हमने बनाई है। दूसरी चीज आपने कही ग्रीन एनर्जी की, सौर ऊर्जा की। देखो, एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने है। ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण की चिंता के लिए, विश्व सम्मेलन, दुनिया का सम्मेलन हुआ था, हम सब जानते बेटा बेटियों, और हमें जानना चाहिए कि धरती की सतह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2050 तक ये 2 डिग्री लगभग बढ़ जाएगा, और अगर इतना बढ़ गया तो समुद्र पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र नहीं ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। आज जैसी गर्मी पड़ रही है, अप्रैल के प्रारंभ में हमने पहले कभी कल्पना की थी क्या? ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये एक नया खतरा बन के सामने उभरा है, और इसलिए हमारी ड्यूटी है कि इस खतरे से धरती को बचाएं। और उस धरती को बचाने के अनेक उपाय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई संकल्प ग्लासगो में लिए, पंचामृत उन्होंने दिया, और उन्होंने तय किया कि 2070 तक भारत से कार्बन उत्सर्जन 0 कर देंगे। अलग अलग उन्होंने 2045 तक कितना कर देंगे, 2030 तक कितना कर देंगे, उन्होंने तय किया। और उसमें उन्होंने एक प्रमुख साधन बताया, सौर ऊर्जा को, क्लीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने का। सूरज ऊर्जा का केंद्र हम सब लोग जानते हैं। ज्यादातर बिजली अभी हम बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा, जिससे पर्यावरण बिगड़ता, कोयला खोदो, कोयले से बिजली बनती है, प्रदूषण फैलता है। लेकिन सौर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और इसलिए मध्य प्रदेश ने भी अपने लक्ष्य तय किए हैं। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, आपने टेक्नोलॉजी की बात कही, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण अब सौर ऊर्जा सस्ती हो गई है। 2008 में जो बिजली हमको पड़ती थी 14-15 रुपए प्रति यूनिट, वो आज 2 रुपया 14 पैसे प्रति यूनिट तक आ गई है। सोलर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, ये नई टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। अब मध्य प्रदेश ने तय किया कि हम सोलर एनर्जी को अपनी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनाएंगे, और इसलिए रीवा में, रीवा के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा। उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, पावर प्लांट 750 मेगावाट का। वहां की बिजली दिल्ली मेट्रो तक को भी जा रही। नीमच में हमने सोलर पावर प्लांट लगाया। अभी पिछले दिनों हमने आगर में, शाजापुर में, नीमच में फिर नए सोलर पार्क बनाने का फैसला किया। अभी छतरपुर में, मुरैना में फिर हम सोलर पार्क बना रहे हैं। और एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बच्चों को मैं बताना चाहता हूं,
ओमकारेश्वर के बांध पे सोलर पैनल बिछा के हम 600 मेगावाट बिजली का सोलर एनर्जी का उत्पादन हम करेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमारी क्षमता 5,500 मेगावाट हो गई है सोलर की। इसको बढ़ा के 2025 तक 11,500 मेगावाट करेंगे। 2030 तक 25,000 मेगावाट सोलर एनर्जी हम पैदा करेंगे। हम परंपरागत ऊर्जा को छोड़ के सोलर के रास्ते पर जा रहे हैं। न केवल हम बड़े सोलर पार्क बना रहे हैं, बल्कि हमने अपनी सोलर नीति के अंतर्गत कुसुम सी जैसी योजनाएं, जिसमें किसान भी चाहे तो अपने खेत में सोलर पैनल लगा के बिजली उत्पादित कर सके। वो जो जितनी बिजली उत्पादित करेगा वो अपने ग्रिड में लेके हम उस बिजली का पैसा उसको भुगतान करेंगे, तो अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन जाएगा। खेतों से सोलर पैनल से बिजली बनेगी, घरों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं कई लोग, ऑफिसेज में सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो ये सोलर पैनल लगा के सौर ऊर्जा के माध्यम से हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। अब हाइड्रोजन के माध्यम से भी ऊर्जा बनेगी, तो वो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक मजेदार बात और, अभी तक बिजली स्टोर करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब बिजली पैदा कर ली तो वो जान ही जाना, रख नहीं सकते थे। अब आप बताओ कि रात में ज्यादा जरूरत पड़ती है, दिन में कम जरूरत पड़ती है, सवेरे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो पता चला कि कम और ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। अब एनर्जी को स्टोर करने की, ऊर्जा को स्टोर करने की, बिजली को स्टोर करने की नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, ताकि बरसात में बिजली बना के रख ली हमने पानी से भी अपन बिजली बनाते हैं, और जब बरसात के बाद जरूरत पड़ी तो स्टोर बिजली में से खर्च कर दी और खेतों में दे दी। तो उस टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस क्षेत्र में हम बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये पर्यावरण को बचाने में मील का पत्थर साबित होगी, और भारत की जो कमिटमेंट है दुनिया को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के, उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। माननीय, स्वच्छता, जैसा कि हमें विदित है, स्वच्छता कोई काम नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसी संदर्भ में भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आराध्य तागड़े एवं अजीत राजपूत, पथरिया के नरेंद्र अहिरवार एवं दमोह के प्रिंसी पांडे आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी इंदौर संभाग के इंदौर जिले से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आराध्य तागड़े से कि वे माननीय मामा जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह आराध्य तागड़े इंदौर से। नमस्कार आराध्य जी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर नमस्कार। मैं आराध्य तागड़े देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का छात्र हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंदौर हमेशा से ही देश में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी कड़ी में हम हमारे मध्य प्रदेश को कैसे देश में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इसके लिए आपकी क्या योजना है? मामा जी, मैंने ये भी देखा है कि आप हर रोज पौधारोपण करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका क्या कहना है? और इन सभी कार्यों में हम युवा आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं इंदौर को प्रणाम करता हूं, इंदौर वालों को प्रणाम करता हूं, इंदौरियत को प्रणाम करता हूं, और आप भी ताली बजा के इंदौर का स्वागत करें। स्वच्छता में इंदौर ने नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। स्वच्छता इंदौर की जनता की हर सांस में बसी हुई है, रोम रोम में रमी हुई है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पत्रकार मुझसे मिलने आए, वो इंदौर से आए थे, और उनने कहा इंदौर के बारे में कि वो एयरपोर्ट से उन्हें गाड़ी किराए पे ली एयरपोर्ट से शहर में जाने के लिए, और इसके बाद गाड़ी में ही उनने कुछ खाया और कांच खोल के जो छिलका था वो बाहर फेंका। जैसे ही बाहर फेंका, ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुकी। अब पत्रकार महोदय ने पूछा, भाई गाड़ी रोक काहे को दी तुमने? तो उनका ठहरो, वो उतरा, पीछे रह गया था, ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी आगे आ गई थी। जो आपने खा के फेंका था उसको उठाया, जो बचा हुआ था छिलका, और उनसे कहा कि देखो मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ये छिलका डस्टबिन में डालो, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है, इंदौर पे दाग लग जाएगा।
ये इंदौर के एक टैक्सी चालक के कथन थे जो उन्होंने मुझे सुनाए, व्यक्तिगत रूप से सुनाए। जब ये भाव मन में किसी शहरवासी के होता है तब वो स्वच्छता में लगातार 5वीं बार पहला स्थान प्राप्त करता है। ये इंदौर के स्वभाव में आ गया और इसलिए अब पूरे प्रदेश को देखिए, 2014 में घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, तब से ही मैं पीछे पड़ गया मध्य प्रदेश में कि कैसे मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 आए। इंदौर नंबर 1 आया, भोपाल नंबर 2 आया, भोपाल क्लीनेस्ट राजधानी भी बना। हमारे कई शहरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसका अगर ये स्वच्छता का काम केवल सरकार नहीं कर सकती, जब तक आम नागरिक ना जुड़ जाए कि मेरा शहर स्वच्छ रहेगा। मैंने कोशिश यही की कि स्वच्छता से शहरों को जोड़ने की कोशिश की। अभी हम गौरव दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, हर गांव के, हर शहर के। उज्जैन का हो गया, भोपाल को 1 जून को होने वाला, इंदौर का 31 मई को शायद होने वाला, जो भी तिथि इंदौर वाले तय करेंगे उसमें एक विषय स्वच्छता रहता है। आज भोपाल वालों को भी कोलार में मैंने इकट्ठा किया, सारे व्यवसायियों को, रहवासी संघों को, हर एक के मन में भाव होना चाहिए कि मेरा शहर स्वच्छ रहे। गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, गाड़ी आए डस्टबिन से हम निकाल के कचरा निर्धारित गाड़ी में डालें। ये भाव जब तक प्रबलता के साथ हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक स्वच्छता में हम नंबर नहीं ला सकते। और देखो, स्वच्छता के एक परिणाम, इंदौर में कई तरह की बीमारियों का प्रकोप बहुत कम हो गया, जो गंदगी में जो कीटाणु वायरस पैदा होते थे उनके कारण पनपती थी। अद्भुत फायदा है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा और इसलिए मैं इस समय लगातार कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने भोपाल में आज बुलाया, वर्चुअली मैंने सारे शहरों को जोड़ा, शहरों को जोड़ के आह्वान किया कि अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाओ। जन भागीदारी से ही संभव है, ये जन भागीदारी से, ये अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम सब स्वच्छता के इस महाअभियान से जुड़ के, क्योंकि पहले कितनी शर्म आती थी, अगर कोई विदेशी आता था तो खुले में शौच जाते हुए देखता था। अब ट्रेन में अगर दिल्ली तरफ बढ़ जाओ तो रास्ते में आउटर पे अगर ट्रेन खड़ी हो गई तो कैसे दृश्य हम देखते थे, गंदगी चारों तरफ। अब प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का आह्वान किया है। अब धीरे धीरे देखिए, बार बार कहते कहते आज हालत ये होगी कि हम पहले से काफी बेहतर हो गए, लेकिन हमको दुनिया में भारत की अलग छवि चमकानी है। इसलिए सब स्वच्छता के अभियान से जुड़े, स्टूडेंट्स भी जुड़े, ये मेरी अपील है। आपने दूसरा सवाल पेड़ के बारे में पूछा। बेटा देखो, मैं पर्यावरण सुधारना चाहता हूं और मैं भाषण देता रहूं, लाओ पेड़ लगाओ, और खुद कुछ करूं ही नहीं, तो क्या मेरी बात प्रभावी होगी? मेरे मन में एक बात आई कि अगर तू दुनिया से पेड़ लगवाना चाहता है, मध्य प्रदेश में सबसे पेड़ लगवाना चाहता है, तो तू रोज भी तो पेड़ लगा। और इसलिए मैंने तय किया पिछले साल 19 फरवरी को, 1 साल से ज्यादा हो गया, कि मैं रोज 1 पेड़ लगाऊंगा। अमरकंटक से सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक एक भी दिन नागा नहीं हुआ। यहां तक कि जब मुझे कोविड हो गया था तब भी मैंने घर में ही सबको कह देता था, गड्ढा खोद के पेड़ रख देना, मैं लगा दूंगा। मैं पेड़ लगाता रहा। आप रोज जब कोई काम करते हो तो वो साधना बन जाती है और साधना से ही सिद्धि मिलती है। धीरे धीरे कई लोग मेरे साथ लगाने लगे। फिर हमने एक अंकुर ऐप लॉन्च किया, आप ऐसे कई को पता होगा, और मैंने कहा कि भाई रोज मत लगाओ, अपने जन्मदिन के दिन कम से कम 1 पेड़ लगा दो। जिनकी शादी हो गई उनसे कहा मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में पेड़ लगा दो। अगर हम बड़े हैं तो बेटा बेटी के जन्म की खुशी में पेड़ लगा दें। हर अच्छे अवसर पर माता पिता की पुण्य स्मृति, कभी जो बड़े हैं उनसे कह रहा हूं, पेड़ लगाया जा सकता है। अगर हम ऐसे पेड़ लगाना शुरू कर दें जन्मदिन पे, देखो इकट्ठे बहुत से पेड़ लगा दिए तो पता चला आधे से ज्यादा सूख ही गए, कोई देखने वाले नहीं। वृक्षारोपण महाअभियान तो कई पेड़ बचे ही नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे रोज 1 पेड़ लगा के उसकी सुरक्षा का जिम्मा अगर लेते हैं तो पेड़ बचते भी हैं, पेड़ बढ़ते भी हैं और हर एक के कर्तव्य की पूर्ति का साधन बन जाते हैं। पर्यावरण तेजी से सुधरता है। मुझे खुशी है कि अंकुर में क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं जन्मदिन पर, लॉन्च करते हैं, ऐप में फीड करते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं। और उसके बाद जब पेड़ 30 दिन का हो जाता है तो फिर अपलोड करते हैं, 80 दिन का हो जाता फिर अपलोड करते हैं। ऐसे लगभग 16 लाख पेड़ लगा चुके लोग बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सरकारी सहयोग के। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, पर्यावरण बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ लगाना। इस धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने के लायक छोड़ना है। इतने स्वार्थी ना बन जाएं हम कि हम सोचे कि हमें क्या मतलब, बाद की पीढ़ियों के लिए धरती रहने के लायक बने ना बने। हम खुद भी रह रहे हैं इस धरती पर, तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे। धरती माता का उपकार है हम पे, हम उस उपकार को चुकाएं पेड़ लगा के।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरक वचनों से अवश्य ही प्रदेशवासी मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। माननीय, प्रदेश में कई छात्रों ने कृषि बाजार, आयात एवं निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, जिसमें प्रमुखता प्रश्न आए हैं शिवपुरी से संदीप शर्मा, बैतूल से शोभाराम पाटिल, ग्वालियर के रोहित सैनी, दमोह की सावित्री अहिरवार एवं निवाड़ी के हर्ष उपाध्याय से। अनुरोध है चंबल संभाग के श्योपुर जिले से शासकीय महाविद्यालय के छात्र संदीप शर्मा से कि वे अपना प्रश्न प्रिय मामा जी के समक्ष रखें। आग्रह संदीप शर्मा शिवपुरी से। संदीप, आपकी आवाज दे आ रही। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्योपुर, चंबल संभाग, जिला श्योपुर से एमएससी फिजिक्स का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर प्रणाम करते हुए ये बताना चाहूंगा कि जिला श्योपुर के युवा जागरूक और मेहनती युवा हैं। वे शासन प्रशासन द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में, जैसे कि जल जीवन परियोजना, बाल विवाह, बाल संरक्षण और मतदाता जागरूकता अभियान जैसी योजनाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। श्रीमान, आपने मध्य प्रदेश के कृषि विकास हेतु सराहनीय कार्य किए हैं। श्रीमान, मेरा आपसे यह निवेदन है कि मध्य प्रदेश में और विश्व के अनाज बाजार में जो मांग बढ़ रही है, उस मांग का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किस प्रकार अपना प्रयास कर रही है। और श्रीमान, मैं ये जानने को इच्छुक हूँ कि मध्य प्रदेश किन क्षेत्रों में अपने उत्पादों का निर्यात करता है। देखिए, इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं, वैसे तो हमारा गेहूं गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, एमपी वीट के नाम से पहचाना जाता है। और आपने टेलीविजन में प्रचार अगर देखे होंगे अलग अलग आटे के, कई बार टीवी में ऐड आता सोने जैसे दाने। वो सोने जैसे दाने अपने ही प्रदेश के हैं, विदिशा, सीहोर, रायसेन, मध्य प्रदेश के एमपी वीट के नाम से बिकता है। मैंने बताया कि जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ है। उस समय परिस्थितियां ऐसी है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण भी गेहूं जैसे अनाज की डिमांड दुनिया के कई देशों में बढ़ी है, क्योंकि पहले यूक्रेन रशिया बड़ी मात्रा में उसकी पूर्ति करते थे। वैसे भी हमारे यहां, मैं बड़ी खुशी के साथ आज बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट लगभग 40,000 करोड़ रुपए का हो गया है। चमत्कार किया है मध्य प्रदेश ने, अपने देश ने भी चमत्कार किया है। प्रधानमंत्री जी ने गर्व से उस विषय में बताया था। लेकिन इन परिस्थितियों में वैसे भी हमारा जो बासमती राइस है, वो अगर आप कनाडा और अमेरिका में देखें तो 50% बासमती राइस मध्य प्रदेश का वहां हम निर्यात करके भेजते हैं, एक्सपोर्ट करके भेजते हैं। लेकिन अब हमने इस नई परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए जो निर्यातक है उनके साथ बैठक मैंने की। हमारे जो मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनके साथ बैठक की। निर्यातकों ने कुछ सुविधाएं मुझसे मांगी। उन्होंने कहा कि कम से कम जो गेहूं निर्यात करें उसमें मंडी टैक्स की छूट हो जाए। हमने मंडी टैक्स की छूट कर दी, मंडी में खरीदने का अलग स्थान बना दिया। पोर्ट की उनने बात की कि पश्चिमी भारत के पोर्ट खुले, दूसरी तरफ के पोर्ट बंद हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो भारत सरकार ने वो सुविधा भी कर दी। तो अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम एक्सपोर्टर को दे रहे हैं। और हमारा गेहूं वैसे भी अनाज, हमारे गेहूं के अलावा भी अनाज और बाकी उत्पाद भी फार्मा सेक्टर में, विशेषकर टेक्सटाइल के उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल के उत्पाद अनेकों देशों में जाते हैं। गेहूं के मामले में इजिप्ट हो, रोमानिया हो, यूएई हो, अनेकों देश, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हम गेहूं भेजने का काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में हमारे अनाज को और कृषि उत्पादों को हमने भेजने का फैसला किया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा इसी साल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 7 गुना बढ़ गया है। और अभी तो साल मतलब ये जो फसल का सीजन ये प्रारंभ भी हुआ है, हम इसको और कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, विदेशी पूंजी अपने देश में और अपने प्रदेश में आएगी। तो एक्सपोर्ट के मामले में मैं बहुत गंभीर हूं और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं श्योपुर के बेटा बेटियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो सामाजिक सरोकारों से सदैव जुड़े रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। शासन की अनेकों योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलाते हैं
उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से आपके बताए हुए तरीकों को अपनाकर प्रदेश तरक्की करेगा। महोदय, आपकी सत्य ऊर्जा और अद्भुत कार्यशैली से हम सभी प्रभावित हैं। इसी विषय में राज्य के विभिन्न जिलों व तहसीलों के छात्र छात्राओं ने प्रश्न किए हैं, जिसमें प्रमुखता प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रागेश्वरी आंजना, जबलपुर के विकास पाठक, भिंड की रश्मि श्रीवास, गुना की सलोनी रघुवंशी, पन्ना के जुगल मिश्रा एवं छतरपुर की मुस्कान शर्मा की ओर से। मैं अनुरोध करूंगी भोपाल संभाग के भोपाल जिले से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की रागेश्वरी आंजना, जो अभी हमारे बीच कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित हैं, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, राजेश्वरी आंजना, भोपाल से। सादर प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम रागेश्वरी आंजना है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ। राजेश्वरी कहाँ से बोल रही है? ऊपर से? आजा जी, यहाँ से। हाँ, आजा ऊपर से। मैं यहाँ नीचे देख रहा था। ठीक है बेटी। माननीय, आप हर क्षेत्र में इतने सक्रिय रहते हैं, अत्यंत व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमेशा पॉजिटिव और फिट कैसे रहते हैं, तथा हम छात्र आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी महोदय। बेटी, अब फिट तो सभी दिख रहे हैं मुझे। तो युवा संवाद में अनफिट तो नहीं हो गए? इतनी देर हो गई तो देखो, मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो हम कोई भी काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए मैं जो करता हूं, बजाय ज्यादा विश्लेषण के, आज आपसे शेयर कर लेता हूं। उसमें से जो कुछ अच्छा हो आप भी ग्रहण करने की कोशिश करना, और आप सभी में कुछ सीखूंगा। मैं सवेरे उठता हूं लगभग 5:30 बजे, और उठ के मैं रात को भीगे हुए 5 बादाम और 5 अखरोट रात को भिगा के रखते हैं, सवेरे खाता हूं, और पौन कप चाय पीता हूं। 1 कप पूरी भी नहीं पीता, पौन कप नाप के। और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके मैं वॉक करता हूं, और वॉक करते करते मेरे हाथ में होता है फोन। तो मैं जितने विषय मेरे दिमाग में रहते हैं, सवेरे किसी कलेक्टर से बात करना है, मंत्री से बात करना है, किसी अधिकारी से बात करना है, किसी का कॉल बैक कल आया हो जवाब नहीं दे पाया हो, जवाब देना है। तो मैं घूमते घूमते वो सारे काम निपटाता हूं, और घूमते घूमते पूरे प्रदेश की मैं जानकारी भी ले लेता हूं कहां क्या हुआ। और वो करने के बाद फिर मैं योगा करता हूं। मैं हर एक बेटा बेटी से कहना चाहता हूं, शरीर को फिट रखने की जरूर कोशिश करना, और हम कर सकते हैं, ये हो सकता है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। शरीर को फिट रखने के लिए योग परफेक्ट है। आप में से कई हो सकता है कि जिम में जाते हो, दूसरे काम करते हो, मैं रोकता नहीं। देखिए, खेल भी जरूरी है, खेलना कूदना जरूरी है, शारीरिक भागदौड़ जरूरी है, लेकिन रेगुलर अगर आप कौन से आसन आपको सूट करते हैं वो तो कोई योग गुरु ज्यादा बेटर बता पाएगा। लेकिन मैं बहुत साधारण से जो व्यायाम है योग के, सूक्ष्म व्यायाम में करता हूं, कुछ जरूरी आसन में करता हूं, और वो आसन करने के बाद फिर मैं प्राणायाम करता हूं। अगर प्राणायाम आप में से कई लोग करते होंगे, मुझे लगता है, कोई करता है क्या प्राणायाम? करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक अद्भुत भारत की विधा है। वैसे तो योग के 8 अंग बताए गए, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, लेकिन हमको समाधि में नहीं जाना। हमको तो अभी हम इस दुनिया के लिए कैसे फिट रहें उसकी कोशिश हमको करना है। तो प्राणायाम में 5 प्राणायाम करता हूं। एक, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना, बहुत आसान है। सांस ली और सांस छोड़ी, ये एक प्राणायाम। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं, 7 मिनट कर सकते हैं, जो जिसको जितना सूट करे। धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना, और एक लय से करना चाहिए।
एक जैसी गति, एक लय बन जाती। फिर उसमें पूरक, कुंभक, रेचक भी है, उसके विस्तार में नहीं जा रहा, वो कोई योग गुरु सिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर दूसरा है अनुलोम विलोम। आपने बहुत पॉपुलर, वैसे बाबा रामदेव जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई देशों में योग को पॉपुलर कर दिया। 21 जून को योग दिवस भी है। तो उसमें आप सब जानते हैं अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस पहले छोड़ना बाएं नासा छिद्र से, फिर लेना, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। ये 5 मिनट के आसपास अनुलोम विलोम, बहुत सरल योग आपका प्राणायाम है। फिर तीसरा, आपने बाबा रामदेव जी को देखा हो कहीं, कई बार अगर देखा हो, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अलग अलग तरह के भस्त्रिका, लेकिन इसमें सीधे कई लोगों ने सोचा होगा जब हम ये करते हैं तो पेट भी उसके साथ साथ अंदर जाता है, बाहर आता है। ये तीसरा प्राणायाम। चौथे में बहुत मजा आता है, वो है भ्रामरी। आप सबने किया होगा, कान बंद करके आंखों पे हाथ रख के जितनी देर तक कर सके। और इसके बाद अंतिम में करता हूं, ओम के उच्चारण से अपने आप को परमात्मा से जोड़ता हूं। और ये मैं जोड़ता हूं भाव से, एकदम अंतरात्मा से। उसमें इतना आनंद आता है। ओम का उच्चारण, ओम का गुंजार पूरे मस्तिष्क को झंकृत कर देता है बिल्कुल। सवेरे सवेरे जब बैठ के सुखासन में जब वो करते हैं तो अद्भुत आनंद आता है। जब एक विधि से, एक लय से ये ओम का गुंजार होता है तो सचमुच में शरीर ऊर्जा से भर जाता है। और ओम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पावर हाउस तो वही है, ऊर्जा हमको उससे मिलती है। कोई किसी भी रूप में उसको माने, स्वतंत्र है, लेकिन वो है जो इस सृष्टि को चलाता है। कोई मां माने, कोई राम माने, कोई कृष्ण माने, कोई शिव माने, जो मानना हो मानो, लेकिन है वो जरूर। बिना उसके सृष्टि नहीं चलती। और फिर मैं एक मंत्र रोज कहता हूं जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे ले चल अंधकार से प्रकाश की, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और फिर एक लाइन कहता हूं, मेरे आज के जीवन को सार्थक बना। और उसके बाद स्नान करके फिर भगवान से सीधा नाता जोड़ता हूं पूजा के माध्यम से। और वो भी भावनात्मक रूप से जुड़े, नहीं तो वहां कह रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो उसमें आनंद नहीं आता। अगर आप माँ के उपासक है तो मैं माँ के सामने बैठता हूं तो मुझे लगता है माँ मुझे देख रही है साक्षात और आशीर्वाद दे रही। भावनात्मक रूप से अगर आप हो जाओ तो वो पूजा भी आपको बहुत ऊर्जा देती है। और उसके बाद मेरे पास 2 बच्चियां हैं, एक का नाम अष्टमी है, एक का नाम धनवंतरी है। अष्टमी इसलिए कि वो अष्टमी के दिन जन्म लिया था उसने, और धनवंतरी धनतेरस के दिन पैदा हुई थी। उनको एक एक रोटी खिलाता हूं, एक रोटी नहीं 4 रोटी 2-2 टुकड़े करके दोनों को खिलाता हूं। और उसके बाद फिर जाके पेड़ लगाता हूं और उसके बाद बाकी काम शुरू करता हूं। एक नियमित दिनचर्या। इसमें कभी कभार अगर रात को 2-3-4 बजे सोए तो कभी कभी चूक हो सकती है कि फिर 5:30 बजे नहीं उठते, फिर थोड़ा लेट हो सकते हैं। लेकिन एक नियमित दिनचर्या हमारी जिंदगी को न केवल अनुशासन से बांधती बल्कि हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ाती है। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 18 घंटे 24 घंटे में से काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई थकान नहीं होती। मैं आसानी से काम कर पाता हूं। एक जिद के कारण भी, जुनून के कारण भी, मैंने पहले कहा कि अंदर अगर सोचने कर नहीं है तो भगवान वैसी ताकत देता है। तो आप में से हर एक फिट रह सकता है। मैंने पहले ही कहा कि हम में से हर एक अनंत शक्तियों का भंडार है, कोई कमी हम में नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको।
मेरे बच्चों, हम बचपन से गाते रहे, मैं आज फिर वो आपको पंक्ति सुनाना चाहता हूं। निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अगर तुम ठान लो तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर लोगे। साधारण चीजों की तो बात ही क्या है, आखिर इंसान ही तो सब कुछ करता है, इंसान ही करता है, और तुम भी कर सकते हो। और इसलिए अनंत ऊर्जा से भरे रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, आशावादी रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ साथ अपने देश का भी गौरव बढ़ाने का प्रयास करो। माता पिता को गर्व होगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। देश गर्व करता अपनी मध्य प्रदेश की कई प्रतिभाओं पे आपने देखा होगा। तो जीवन तो उसी का सार्थक है जिसके बारे में लोग कहेंगे वाह क्या बेटा है, क्या बेटी है, या क्या काम किया है। तो हम सब फिट रह के सार्थक जीवन जी सकते हैं। प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया समाप्त हुई। आपसे अनुरोध है संबोधन के लिए। अब संबोधन की जरूरत है क्या? मैं ज्यादा अन्याय नहीं करूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। अंत में दो नौजवान थे, राजतंत्र का जमाना था, राजा राज करते थे। तो दो क्रांतिकारी नौजवान थे, उन्होंने कहा कि यार ये राजतंत्र खराब है, प्रजातंत्र आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? बोले जनता को जागृत करते हैं, जनता को जगाते हैं। तो जगह जगह जाते, भाषण देते कि राजतंत्र खराब है, प्रजातंत्र लाओ, भाषण देते। अब राजा को पता चल गया कि मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो राजतंत्र में तो माफ किया नहीं जा सकता। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। मुकदमा चला, सुनवाई हुई और दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। अब फांसी की सजा में देर थी, दिन नियत था उसका, तो दोनों को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। अब दोनों थे, तीसरा कोई था नहीं, समय कटता नहीं था, करें क्या? तो तय किया कि देखो भाई, जब मैं भाषण दूंगा तो तू सुनना, और जब तू भाषण देगा तो मैं सुनूंगा। तो अपना टाइम भी कट जाएगा और भाषण देने की आदत पड़ गई है वो भी पूरी हो जाएगी। जब पहला भाषण देता तो दूसरा सुनता, जब दूसरा भाषण देता तो पहला सुनता। लेकिन पहले की भाषण देने की आदत ज्यादा ही थी कुछ। फांसी का दिन आ गया। अब फांसी के दिन मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो पहले से पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि साहब मुझे तो मरने के पहले अंतिम भाषण दे लेने दिया जाए। दूसरे से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहने लगे, सर इसके भाषण के पहले ही मुझे फांसी दे दी जाए। तो अब भाषण की जरूरत नहीं है। आपने पूछा, मैंने बताने की कोशिश की। हम सब मिलके सचमुच में अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाने का प्रयास करें। मैं फिर कहता हूं कि आप यशस्वी होंगे और दुनिया में बड़े से बड़ा काम करेंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं, मामा की शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, बेकार नहीं जाएंगी। मैं मां से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रिय भांजे और भांजी हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, माता पिता का नाम रोशन करते रहें और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरा आशीर्वाद भी, मेरी शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अतुलनीय मार्गदर्शन से हमारी युवा शक्ति प्रेरित हुई है और उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपने कई सारे क्षेत्रों पर आज प्रकाश डाला। बेटी की सुरक्षा, बेटी की पढ़ाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जीवन जीने की कला, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, बाल संरक्षण, संपूर्ण क्षेत्र पर आपने प्रकाश डाला और जागरूक किया और प्रेरित किया हमारे प्रदेश के छात्र छात्राओं को। अब आपसे अनुमति लेते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपके समक्ष अभी मंच संचालन कर रही आयुषी और आंचल एवं उनकी समस्त टीम को। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा युवा संवाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुरोध अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। आज सबसे पहले कृतिका बेटी को जो संचालन कर रही थी, कृतिका कर रही थी ना, आयुषी और आंचल। आयुषी,
आओ बेटी, आप ताली बजा के स्वागत करें। बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत अच्छा। आयुषी, बहुत अच्छा संचालन किया। बेटी का क्या नाम? आंचल। आयुषी और आंचल दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके कारण ही मैं सारी बात कर पाया। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आयुषी और आंचल को। और उनके लिए गर्व का पल है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से उनको उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका एवं उनको प्रोत्साहन प्राप्त हुई। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और अब मैं आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह जी को मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी आभार उद्बोधन के लिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने युवा सांसद युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधी चर्चा में भाग लेकर पूरे विभाग में नई ऊर्जा का संचार किया है। उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर युवाओं से संवाद में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से विभाग आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम को बनाने और इसके क्रियान्वयन में विभाग का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा कार्यक्रम की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए उनका आभार है। कार्यक्रम को सफल